Okay, so we'll start with the rapid revision of CPC, which we were doing in the last class. We are going to continue the same. Hi, Hina. Welcome back. So now, as we have memorized all the orders, we are going to move towards the sections now. ठीक है? ठीक है. तो मुझे डेफिनेशन क्लॉज में आपको अच्छे से कराना चाहती हूँ. मैं देखती हूँ कि जितना भी होता है, चलो we'll just go with the flow. जितना होता जाता है लेते हैं. सबसे पहले हर एक्ट की तरह इस एक्ट का भी सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है. शॉर्ट टाइटल में क्या लिखा हुआ है आप जल्दी देखिए फटाफट. इट इज सीपीसी 1908. देखो, यस, दिस में बी called, this may be cited as the Code of Civil Procedure 1908. It shall come into force on the first day of January 1909. ये डेट आपको याद रखनी है. डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 1 जनवरी 1909. और प्री का पेट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी का, कि एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की. तो पहले जे एंड के पे नहीं लगता था, अब लगता है. जब से जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये एक्ट जो है की डेट है 31 अक्टूबर 2019 एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल. और साथ में इस एक्ट में ना एक काम, इस एक्ट में पता क्या किया गया, एक ना शेड्यूल बनाया गया. उसमें ना 5th शेड्यूल जो बनाया गया, उसमें सारे लॉज जो अब जम्मू एंड कश्मीर पे लगने थे ना, उनकी लिस्ट दे दी गई. उस लिस्ट में 8वां नंबर, 8th एंट्री थी सीपीसी. जो लिस्ट बनाई गई उसमें 8th एंट्री थी सीपीसी की, कि भाई हमारे ऊपर जेएंडके कहता है अब से सीपीसी लगेगी. ठीक है, पहले नहीं लगती थी, अब लगने लगी थी आफ्टर जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. प्री में पेट क्वेश्चन आता है कि कहां नहीं लगती है. तो 2 एरियाज हैं जहां नहीं लगती है. एक है नागालैंड और दूसरा है ट्राइबल एरियाज. एक है नागालैंड और दूसरा है ट्राइबल एरियाज. ठीक है, तो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे नहीं लगती है, लेकिन यहां पे लग सकती है क्या? हाँ जी, लग सकती है. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो मॉडिफिकेशंस करके हमारी सीपीसी को यहां पे भी लगा सकते हैं. नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे भी लगा सकते हैं. इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल या सब्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस करके हमारी सीपीसी को इन एरियाज पे भी लगाया जा सकता है. अब ट्राइबल एरियाज होते कौन से हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं. ऑलमोस्ट 10 नाम है, 10 एरियाज हैं. Some of them are in Assam, some of them in Nagaland, some of them Nagaland नहीं, बेसिकली नागालैंड तो पूरा का पूरा कवर होता है. जैसे कि कुछ एरियाज हैं असम के और आई डोंट रिमेंबर द नेम, व्हाट इज मिजोरम के, है ना. मिजोरम के, असम के, जैसे कि खासी, वी हैव गारो. इनके नाम पे हिल्स भी हैं. आपने अगर आपने पढ़ा हो गारो हिल्स, खासी हिल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स ही रह रहे हैं. तो ये वाले सारे कुछ 10, ऑलमोस्ट 10 ट्राइबल नाम, ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम है जिनको ट्राइबल एरियाज माना गया है. ठीक है, तो वहां पे उनपे सीपीसी नहीं लगती है. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, और कहां सीपीसी नहीं लगती है? इन्होंने बोल दिया ये तो जनरल रूल हो गया. और हमारे पास वी हैव ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप, अमनदीवी आइलैंड्स, and there is one more place which is East Godavari, West Godavari, Amandivi and Lakshadweep. अच्छा, okay, विशाखापट्टनम एजेंसीज.
तो ये जो 5 जगह के नाम है, ये नाम दिए गए हैं हमारे क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 1 में। आपको याद नहीं करने हैं, बट एक बार नजर से निकालने जरूरी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप, अमनदीवी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज, इन पे इन्होंने बोला देखो इनके अपने लॉज हैं, वो लगेंगे, लेकिन अगर लॉ चुप है तो सीपीसी लगेगी। बस अगर इनके अपने लॉज चुप है तो सीपीसी लगेगी, अदरवाइज इनके अपने लॉज लगेंगे। बस ये बात बोली गई है। तो एप्लीकेबिलिटी कहां है सीपीसी की, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप। अगला आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है, 2 क्लॉज 1, कोड। कुछ भी नहीं है, लिखा है कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड्स इंक्लूड्स रूल्स। अब रूल्स कहां डिफाइंड है, देखो बेयर एक्ट में 2 क्लॉज 18 में उन्होंने बोल दिया, 2:1 बोलता है कोड इंक्लूड रूल्स। रूल्स होते क्या है, वो कहते हैं हम बताते हैं आपको, 2:18 में रूल्स होते क्या है। रूल्स ऐसे हैं जिनको सेक्शन 122 या 125 में बनाया जा रहा है, या हमने देखा था ना पहले पूरे शेड्यूल में ऑर्डर्स एंड रूल्स पढ़े हैं, उन्होंने बोला है रूल्स वो हैं जो 122 सेक्शन या 125 सेक्शन में नए बनाए जा रहे हैं, या जो ऑलरेडी शेड्यूल का हिस्सा है उनको हम रूल्स बोल देते हैं, और वो पूरे रूल्स जो है उनको कोड का पार्ट ही माना जाता है। ठीक है, प्री में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमने देखा था सीपीसी की बॉडी जो है, मतलब उसके 158 सेक्शंस जो हैं, और दूसरा शेड्यूल जो है जिसमें है 51 ऑर्डर्स, इनको अगर बदलना हो तो कौन बदल सकता है? तो हमारा आंसर है बॉडी को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बदल सकता है। पार्लियामेंट या इसको लेजिस्लेचर कह दीजिए, लेजिस्लेचर बदल सकता है, लेकिन हमारे जो 51 ऑर्डर्स हैं इनको बदलने की पावर हाई कोर्ट को दी गई है। हर स्टेट के हाई कोर्ट को अपने हिसाब से रूल्स बनाने की पावर दी गई है। ठीक है, और ये पावर कहां पे दी गई है, ये हमारा पार्ट 10 है सीपीसी का, जो रूल मेकिंग पावर की बात करता है। सीपीसी में रूल मेकिंग पावर किसके पास है, इसको लेके पार्ट 10 बात करता है, जिसमें ये वाले सेक्शन आ जाते हैं 122 और 125। इन्होंने बोला कि बॉडी जो है वो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, शेड्यूल जो है वो हाईकोर्ट अमेंड कर सकता है। कहां अमेंड कर सकता है, पार्ट 10 में। पार्ट 10 का जो प्रोविजन है वो 121 से 131 तक है ऑफ सीपीसी, 121 से 131। ठीक है, 158 सेक्शंस हैं, 11 पार्ट्स हैं। तो अपने को आप देखो ना, कुछ पार्ट की मतलब सारे आपको इंडेक्स ना भी याद हो ना, कुछ याद होगा ना, बाकी चीजें फिगर आउट कर पाते हो। आपको 80% याद है, बाकी 20 आप फिगर आउट कर पाओगे। जैसे कि अब मुझे पता है कि सीपीसी में 158 सेक्शंस है, 158 सेक्शंस है। अब मैंने देख लिया मुझे पार्ट 10 ही याद है, 131 तक है, तो ऑटोमेटिकली 132 से लेकर 158 तक मेरा जो बचेगा वो पार्ट 11 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 11 पार्ट्स हैं, मुझे ये भी पता है कि 158 सेक्शंस हैं, मुझे पार्ट 10 भी पता है। तो पार्ट 11 मुझे ना भी याद हो, मुझे देख के पता लग जाएगा कि पार्ट 11 पक्का लास्ट सेक्शन तक होगा, क्योंकि 11 ही पार्ट्स हैं, और 132 से होगा क्योंकि 131 तक तो पार्ट 10 है। बात समझ आई रही मैं क्या बोल रही हूँ? एवरीवन प्लीज कंफर्म सो दैट आई कैन मूव अहेड, ऑल ऑफ यू, हीना, तनीषा, भारवी एंड अभिषेक। ऑल राइट, आप लोग को फास्ट लग सकता है, जो तनीषा ने और हिना ने तो लास्ट क्लास लगाई है, तो दे नो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। Abhishek and Bharvi, please bear with me because it is a rapid revision sort of thing. That is why, because I'm not your subject teacher. I can't just dive deep into everything. So I'm just going to give you an overview. All right, everyone. ठीक है, हमने देख लिया 2 क्लॉज 1 से शुरू करा था जर्नी, 2 क्लॉज 1 से लेके 218 पे नजर मारा है। 2 क्लॉज 18 ने बोल दिया कि जो रूल्स 122 में और 125 में बनाए जा रहे हैं वो भी हमारे लिए, हाँ वो भी हमारे लिए रूल्स हैं। 125 में हाई कोर्ट बनाता है रूल्स, आप देख लोगे, सॉरी 122 में जब आप देखोगे
125 में कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर नाम की एक चीज होती है, कोर्ट ऑफ जेसी, वो बनाता है रूल्स। 122 में हाई कोर्ट रूल बनाता है, 125 में कोर्ट ऑफ जेसी रूल बनाता है। ये दोनों रूल्स जो बनाते हैं ये भी रूल्स की डेफिनेशन के अंदर 218 में कवर हो जाते हैं। 2 clause 1 डन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसके हजारों क्वेश्चन बनते हैं। 2 clause 2 डिक्री। 2 clause 2 डिक्री। डिक्री एक ऐसी चीज है, आप देखो, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट मार्क करो मेरे साथ डायरेक्ट पे। पहला इंग्रेडिएंट है फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। सेकेंड, of an adjudication, formal expression of an adjudication of which so far as the court expressing it conclusively determines conclusively determines, ठीक है। फोर्थ, the rights of the parties, yes, the rights of the parties. Fifth ingredient, regarding all or any of the matters, all or any of the matters. Sixth, in controversy. Seventh, in a suit. आप देखो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं ना, अगर मैं जब अपने आप को पढ़ती थी, खुद को पढ़ाती हूं, तो मैं डिक्री की डेफिनेशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, रादर 4 में कर लो। डिक्री की डेफिनेशन को आई एम सॉरी, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? तो डिक्री की डेफिनेशन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूं। 4 पार्ट्स में, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये हम जो कर रहे हैं ना, ये सारा, इसको मैं पहला पार्ट कहूंगी। जो सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं हम, पूरी डिक्री के डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं पार्ट 1 में। कहीं नहीं लिखा हुआ ये, तो ये मत कहना कहां लिखा है या जो भी है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज जस्ट एन ईजियर मेथड खुद को पढ़ाने का, ठीक है। कि डिक्री की डेफिनेशन को 7 पार्ट्स में, 7 इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल्स है इसके। पहला है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होनी चाहिए डिक्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन से मुझे कुछ और याद आ रहा है, आ जाओ वहां पे भी चलते हैं। आपको पता है, वंस यू स्टार्ट इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स इट विल बी ब्यूटीफुल फॉर यू। आई मीन, जब तक मुझे कुछ याद नहीं ना आ रहा इससे, तब तक मजा नहीं आ रहा। आज कुछ याद करते हैं इससे। 2 वर्ड्स होते हैं और डिक्री के अलावा, ऑर्डर एंड जजमेंट। जजमेंट है 2 क्लॉज 10 में, ऑर्डर है 2 क्लॉज 14 में। 2 क्लॉज 10 में, 2 क्लॉज 14 में। हमने देखा डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। जब आप ऑर्डर पे आओगे ना, मीन्स का भी क्वेश्चन है, प्री का भी क्वेश्चन है, ऑर्डर इज ऑल्सो अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। जजमेंट इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये फर्क है तीनों में। पहला फर्क, अगर अब डिफरेंस आ जाता है डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर में फर्क बताओ, तो पहला डिफरेंस तो यही है, एक डिक्री जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जजमेंट फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है। जजमेंट में जज अपने मन की सारी बात लिख रहा है, क्या क्या उन्हें लग रहा है, वो कैसे कैसे बना रहे हैं एविडेंसेस, कैसे एड्यूस कर रहे हैं चीजें, कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा ना। ओके, उसके बाद आप देखो, हम थे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 पे, इसका पहला पार्ट हमने देख लिया, उसके इंग्रेडिएंट्स। पहला है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया है, एडजज करा है कुछ, ठीक है। ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को एडजज करा है।
सारे राइट्स को या कुछ, ऑल और एनी, सारे राइट्स को या कुछ राइट्स को, कौन से राइट्स को जो इन कंट्रोवर्सी थे, और कौन किसमें कंट्रोवर्सी, कहां पे थी, लड़ाई नहीं है तो किस बात की सॉल्यूशन, और वो कौन किसमें कंट्रोवर्सी में थे, सूट में। तो देख लेते हैं सूट क्या होता है। सूट होता क्या है, हमारे पास ना एक लैंडमार्क जजमेंट है हंसराज गुप्ता का। हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून, मसूरी, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, ना मुझे याद है यही था। ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, एज फार एज आई नो हंसराज गुप्ता केस जो है बेसिकली। सूट होता क्या है, इस केस में लैंडमार्क जजमेंट में एक्सप्लेन करा गया था कि सूट एक ऐसी चीज है जिसमें दो अपोजिंग पार्टीज हैं, पहला एसेंशियल, दो अपोजिंग पार्टीज हैं, एक कॉज ऑफ एक्शन है, उस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे आप रिलीफ मांग रहे हो और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर है। अगर ये चीजें हैं तो एक सूट माना जाता है, तो आपने सूट फाइल करा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, तो हमने एसेंशियल्स देख लिए डिक्री के। आई एम नॉट ऑब्वियसली गोइंग इनटू द डिटेल्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू ओवर, आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू, बिकॉज़ हम हरियाणा की एंगल से देखना चाहते हैं, तो हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए। सेकंड पार्ट जो मैं डिक्री में बताना चाहूंगी, मैंने एक पार्ट मैंने एसेंशियल्स में बना दिया, दूसरा पार्ट डिक्री का जिसमें डिक्री को डिवाइड करना चाहूंगी, वो पार्ट मैं रखना चाहूंगी डीम्ड डिक्री, उसकी हेडिंग में रखना चाहती हूँ डीम्ड डिक्री। क्या क्या डिक्री है और क्या डिक्री नहीं है, क्या डिक्री है और क्या डिक्री नहीं है। हमारे पास बेयर एक्ट पे आओ आप, बेयर एक्ट की फर्स्ट पैराग्राफ में ही, मतलब डिक्री के, यू विल फाइंड इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, मतलब दो चीजें आएंगी, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड दूसरी चीज है रेस्टिट्यूशन, रेड विथ सेक्शन 144, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11। हमने बोला डिक्री है तो नहीं, बट हम इसे डिक्री की तरह मान रहे हैं, डिक्री है नहीं बट हम इसे डिक्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट को। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया फॉर वट एवर रीजन, जो हम ऑर्डर 7 रूल 11 में जाके देखेंगे, तब आपकी डीम्ड डिक्री मानी जाती है, वो भी डिक्री के बराबर है। और दूसरा दो आर्स है, मेरे को याद नहीं रहता था कि डीम्ड डिक्री में क्या क्या आएगा, तो मैंने याद रखा डी में दो आर है ना, डी में दो आ रहे हैं, एक है रेस्टिट्यूशन का और एक है रिजेक्शन का। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है, सपोजिबली मेरे अगेंस्ट डिक्री आई, मैं हो गई, जिसके अगेंस्ट आती है वो होता है डिक्री होल्डर। देखने वाले हम 2 क्लॉज 3 में डिक्री होल्डर डिफाइंड है, ठीक है। तो डिक्री होल्डर, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जिसके फेवर में आती है डिक्री वो डिक्री होल्डर होता है, और जिसके अगेंस्ट आती है वो जजमेंट डेटर होता है। तो डिक्री होल्डर हूं मैं, आप हो जजमेंट डेटर, आपकी अगेंस्ट डिक्री आई है, सपोजिबली तनीषा के अगेंस्ट डिक्री आई है। लेकिन अब क्या होता है, जब तनीषा के अगेंस्ट डिक्री आई, बाद में लड़ाई के अपील में चली गई तनीषा, और तनीषा के फेवर में हो गई डिक्री, ठीक है। कोर्ट ने अब ऑर्डर रिवर्स कर दिया, हायर कोर्ट ने, और डिक्री मेरे अगेंस्ट हो गई। अब जितना पैसा तनीषा का लगा था, ठीक है, तनीषा ना मुझे कहेगी जितने ऊपर वाले खर्चे मैंने करे हैं ना श्रद्धा, वो सारे रिकवर कराओ मुझे, मुझे जैसा रेस्टिट्यूशन का देसी भाषा में मतलब है जैसा था वैसा करो,
जितने पैसे मेरे को लगे थे वो सारे मुझे वापस दिए जाएं, जैसा था, जैसी स्टेज पे मैं थी वैसी स्टेज पे ही मुझे लाके खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि मैं मेरे अगेंस्ट कुछ पास नहीं हुआ, ठीक है। तो टेक्निकली रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जैसा था वैसा कर दो। तो जब हम ये सेक्शन 144 में वो वाली डिक्री ऑब्टेन करते हैं तो वो भी डीम्ड डिक्री मानी जाती है। ऑर्डर ऑब्टेन करते हैं तो वो डिक्री के बराबर का ऑर्डर माना जाता है, ठीक है। तो दो चीजें डीम्ड डिक्री हैं, एक है रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट और दूसरा है रेस्टिट्यूशन। अब बात आ जाती है थर्ड पार्ट की, व्हाट इज नॉट अ डिक्री। व्हाट इज नॉट अ डिक्री इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास दो चीजों को हम डिक्री नहीं मानते। पहला है डिसमिसल ऑफ अ सूट, डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट बेसिकली, और दूसरा है अपीलेबल ऑर्डर्स। हमने पढ़े हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर 43, रेड विद सेक्शन 104, अगर याद हो हमने पढ़ा है अपीलेबल ऑर्डर, ऑर्डर 43 रेड विद सेक्शन 104। डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट, आपने कोर्ट में सूट फाइल करा, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया बिकॉज ऑफ एनी प्रोसीजरल लैप्स, बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल इशू, कोर्ट ने आपका सूट डिसमिस कर दिया, तो वो डिक्री के बराबर नहीं है। आप दोबारा कोर्ट में आ सकते हो क्योंकि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के कारण आपका सूट डिसमिस हुआ है, तो हम उसे डिक्री नहीं मानते हैं। डिक्री मानेंगे तो आपको दोबारा कोर्ट में आने नहीं देंगे, इसलिए हम डिक्री मानते ही नहीं है डिसमिसल को, और ना ही अपीलेबल ऑर्डर्स को हम डिक्री के बराबर मानते हैं। जिन ऑर्डर्स की अपील जाती है उनको हम डिक्री के बराबर नहीं मानते हैं, तो मतलब यू कैन कम टू द कोर्ट अगेन। ये है थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। फोर्थ पार्ट में अगर मैं डिवाइड, मतलब चौथा पार्ट भी अगर मैं रखूं तो मैं उसमें रखूंगी टाइप्स ऑफ डिक्री, जो हमारे को इसी डेफिनेशन में, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे ना जब इसके बाद क्लास के बाद, प्लीज रीड बेयर एक्ट ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 2, और आप पाओगे जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ बेयर एक्ट में है, ठीक है। उसी इतनी सी डेफिनेशन के अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिक्री फाइनल भी हो सकती है और प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। फाइनल भी हो सकती है और प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिक्री कब होती है, फाइनल कब होती है? प्रिलिमिनरी बेसिकली इसकी जो एक्सप्लेनेशन है 2 क्लॉज 2 की, उसमें भी यू विल फाइंड आउट कि प्रिलिमिनरी डिक्री उस केस में होती है जिस केस में एक ऐसा मैटर पहले डिसाइड करना पड़ेगा तभी हम फाइनल तक पहुंच पाएंगे। एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैंने बोला सर मुझे पोजेशन भी चाहिए और ओनरशिप भी, ठीक है। कोर्ट को पता है, यहां से पॉजिटिव, लेट अस टेक अ बेटर एग्जांपल, वेट आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल। पार्टीशन करवाने आए हो आप कोर्ट में कि सर पार्टीशन कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ए बी पार्टीशन करवा रहे हैं, ए कहता है उसका हिस्सा 50-50 होना चाहिए, 50-50, लेकिन बी कहता है नहीं नहीं सर हमारा तो 60-40 है, मेरा 60 है उसका 40 है, हमारा तो 50-50 है ही नहीं। तो आप करवाने आए हो कोर्ट में पार्टीशन, कोर्ट ने डिक्री करके देनी है, डिक्री पास करनी है पार्टीशन की, फाइनल पार्टीशन की, लेकिन पहले ये वाला क्लेश पड़ गया 40 वाला, 50-50 वाला। तो कोर्ट पहले ये सॉल्व करती है, मीट्स एंड बाउंड्स के हिसाब से आपका प्रॉपर डिमार्केशन करती है कि कितना हिस्सा किसको जाना है। कोर्ट ने जब कर दिया डिक्लेयर कि नहीं नहीं 60-40 है, आपका हिस्सा सही बोल रहा था अभी, जब ये कर दिया, ये हो गई हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री। ये जो फाइनल पार्टीशन होनी है ये इसको ध्यान में रख के होनी है, जो बनेगी हमारी फाइनल डिक्री। यहां तक बात समझ आई? एवरीवन कंफर्म करो तभी मैं आगे जाऊंगी। नो रजे, भरवी, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। अभिषेक, भरवी, हीना, तरीशा, एक एग्जाम्पल दोबारा समझाती हूँ हीना। ओके ओके आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तनीषा आप बताओ। ओके आ जाओ, हीना के लिए देखते हैं। हीना, पार्टीशन मांगी आपने कोर्ट में जाके कि सर मेरी और श्रद्धा मैम की पार्टीशन करवा दी जाए, तो अब हीना बोलती है 50-50 है सर हमारा, मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं सर 40-60 कैसे, 50 है ही नहीं इसका। तो आप करवाने गए थे पार्टीशन, आपको डिक्री किस क्या मिलनी थी कि आपकी पार्टीशन हो गई, लेकिन मैंने बीच में कलेश डाल लिया है 60-40 वाला। अब कोर्ट को पहले ये बात सॉल्व करनी पड़ेगी ताकि कोर्ट पार्टीशन कर पाए।
तो जब कोर्ट ये वाली बात सॉल्व कर रही है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया 60-40 है यार, सही बोल रही थी श्रद्धा, ठीक है। तो जो ये बात कोर्ट ने सॉल्व करके दी है, ये एक्ट करेगी प्रिलिमिनरी डिक्री की तरह, एक ऐसी स्टेज जिसके बेसिस पे आगे हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो है, एक ऐसा वो है, ये व्हाट डू यू कॉल इट, क्या कहते हैं, नींव, ये नींव है एक डिग्री की। प्रिलिमिनरी डिग्री एक नींव की तरह काम करेगी जिसके ऊपर हमारा पूरा फाइनल डिग्री का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री की डेफिनेशन में, ठीक है रजय, समझ आया अब ना? ओके परफेक्ट। तो आप देखो क्या पेपर में क्वेश्चन आता है। एक केस था हमारे पास, मुझे नाम पूरा तो नहीं पता, इट वाज कामिनी देवी का केस, कामिनी देवी वर्सेस पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा है मुझे, एनीवे कामिनी देवी के केस में पी से कुछ था, पता नहीं क्यों नहीं याद, दिमाग में इमेज आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा है बस, ठीक है। तो कामिनी देवी वाले केस में बोला गया था, कैन मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास, प्री का पेट क्वेश्चन है ये, क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास करी जा सकती है एक सूट में? आंसर वाज यस, एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्रीज पास हो सकती हैं। हो सकता है चार जनों की लड़ाई हो, चारों की अब अलग अलग डिग्री कोर्स पास करिए, इसका 25%, इसका 30%, इसका 22, ऐसे करके कोर्ट कर रही है। तो कोर्ट ने 3-4 प्रिलिमिनरी डिग्रीज बना दी एक फाइनल देने के लिए, हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, अगर हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील, अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं गए, अपील नहीं फाइल करी, और उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गया मतलब कोर्ट में जाने का समय खत्म, तो क्या फाइनल डिग्री में जाके, जब फाइनल की बारी आएगी, फाइनल डिग्री बन गई, तब आप जाके चैलेंज कर सकते हो प्रिलिमिनरी को? नहीं कर सकते, आपके पास टाइम था, आपने तब नहीं करा, तो अभी नहीं कर सकते हो। और अगर ये चैलेंज हो गई तो ये तो ऑटोमेटिकली, सोचो ना, अभी लिमिटेशन पड़ा था, अगर एग्जांपल ले लें, अगर लिमिटेशन पड़ा था, उसने कर दिया चैलेंज, उतने टाइम तक ये भी आ चुकी थी, तो अगर ये टूटेगी तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, क्योंकि नींव खत्म तो ऊपर से बिल्डिंग टूटेगी, ठीक है, ये नींव है, नींव खत्म तो बिल्डिंग टूटेगी, अगर नींव सही रहेगी तो बिल्डिंग भी खड़ी रहेगी। तो अगर प्रिलिमिनरी चैलेंज हो जाती है और चैलेंज इज अपहेल्ड, तब फाइनल डिग्री विल आल्सो फॉल ऑन इट्स फेस, ठीक है। ओके, दिस इज हमारा फोर्थ पार्ट। तो आप देखो डिग्री की डेफिनेशन के 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, पहले डिग्री के एसेंशियल्स, फिर डिग्री, डीम्ड डिग्री क्या क्या है, डीम्ड डिग्री, फिर डिग्री में क्या नहीं आता है, और टाइप्स ऑफ डिग्री करके हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके डिग्री की डेफिनेशन को देख लिया है। इसको आप प्री के लिए, मेंस के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझें, एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ इट। ओके, कैन वी मूव टू 2 क्लॉज 3 नाउ? आ जाओ। 2 क्लॉज 3 बात करता है डिग्री होल्डर का, जिसके फेवर में डिग्री आती है। या आप देखो बेयर एक्ट में ना एक चीज है जो हम सब बच्चे इग्नोर कर देते हैं, डिग्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। तो एक इंसान जिसके फेवर में डिग्री तो नहीं आई, बट एक ऐसा ऑर्डर आया जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है, तो क्या वो इंसान भी डिग्री होल्डर है? डिग्री होल्डर एक ऐसा इंसान है जो जीता है, होल्ड कर रहा है कुछ अपने फेवर में, वो डिग्री होल्डर है ना। तो डिग्री जिसके फेवर में आती है वो तो डिग्री होल्डर होता ही है। क्या जिसके फेवर में ऑर्डर आता है, क्या वो भी हो सकता है? हाँ जी, जिसके फेवर में ऑर्डर आया वो इंसान भी डिग्री होल्डर हो सकता है, जिसके फेवर में ऐसा ऑर्डर आया है जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है, ठीक है। 2 क्लॉज 4 आप छोड़ सकते हैं, 2 क्लॉज 5 पे आ जाइए, फॉरेन कोर्ट। ठीक है, फॉरेन कोर्ट। आप देखो 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 6, सॉरी, रेड विद सेक्शन नंबर 13, 14 एंड 44A, इनका एक सेट है आपस में, ये सारे भाई भाई हैं। 5, 2 क्लॉज 6, 13, 14 एंड 44A, ठीक है। 13, सॉरी 2 क्लॉज 5 बात करता है फॉरेन कोर्ट कौन सी होगी, तो भाई इंडिया की टेरिटरी से बाहर होगी, या इंडिया के, जिसमें इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जिसे ऑपरेट भी नहीं कर रही। 2 क्लॉज 6
बात करता है फॉरेन जजमेंट की, जो फॉरेन कोर्ट ने दी है वो फॉरेन जजमेंट है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 13 पे, क्योंकि अभी हमने मेंशन कर दिया तो चलो देख ही लेते हैं, आगे भी जाके भी तो देखना ही है। ठीक है, तो 13 बात करता है कि यार जो भी फॉरेन कोर्ट डिक्री दे रहा है हम उसे कंक्लूसिव मानते हैं, हम उसे कंक्लूसिव मानते हैं, सिवाय एक्सेप्ट 6 चीजें जो हम आपको बताने लगे हैं। तो सेक्शन 13 जो है ना वो एक नेगेटिव चीज की तरह काम करता है। वो बोलता है देखो फॉरेन कोर्ट ने जो डिक्री दी, कौन सी फॉरेन कोर्ट 2 क्लॉज 5 वाली ने जो डिक्री दी, जो जजमेंट पास करी, कौन सी जजमेंट 2/6 वाली फॉरेन जजमेंट, इसने जो जजमेंट पास करी उसको हम कंक्लूसिव मानेंगे, मान लिया कंक्लूसिव। लेकिन कब नहीं मानेंगे? 6 सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। वो 6 सर्कमस्टांसेस में क्या है? जब इंडिया के लॉ को डिसोबे करा, जब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा, फ्रॉड करा था, एनीथिंग लाइक दैट। वो 6 क्लॉजेस सेक्शन 13 में दिए गए हैं जो हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम। तो तब अगर 6 में नहीं फॉल करता तो कंक्लूसिव माना जाएगा। सेक्शन 14, सेक्शन 14 कहता है यार जो भी सर्टिफाइड कॉपी, जो भी सर्टिफाइड कॉपी हमें फॉरेन कोर्ट ने बना के भेजी है हम उसको प्रिजम्पशन मानते हैं, हम उसको प्रिज्यूम करते हैं, एक प्रिजम्पशन रेज करते हैं कि वो जेन्युइन है। जेन्युइन एंड करेक्ट। तो सर्टिफाइड कॉपी, फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो कोर्ट ने बना के भेजी है तो हम उसके फेवर में प्रिजम्पशन क्या लेते हैं कि वो कॉपी जेन्युइन है और करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो हमने 2 क्लॉज 5 और 2 क्लॉज 6 के साथ अभी के लिए हमारा 13 और 14 जाना जरूरी था, हमने देख लिया। इसके बाद हम आ गए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, आई थिंक वी कैन स्किप 2, 6 एंड 7, 7A। 7A को ना बस आपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। 7A आता है हाई कोर्ट कहां डिफाइंड है 7A में, ठीक है। इंडिया कहां पे डिफाइंड है 7B में, क्योंकि ये दोनों चीजें बाद में ऐड की गई हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा तवज्जो दी ना, इनको थोड़ा याद रखना। दीज वर एडेड बाय 1951 की अमेंडमेंट। I don't know why does it do that। ठीक है, उसके बाद आप मार्क कर लो जज 2 क्लॉज 8 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जज मीन्स अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। देन वी हैव जजमेंट, जजमेंट 2 क्लॉज 9, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। एक ऐसी जजमेंट एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जिसके बेसिस पे डिक्री या ऑर्डर फ्रेम किया जाता है, डिक्री फ्रेम करी जाती है जिसकी जो एक हर चीज का रीजन देती है, उसके हाईलाइट्स होते हैं ना, उसका ऑपरेटिव पार्ट जो होता है उसको हम डिक्री बोल देते हैं, बनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी होती है सिविल की जजमेंट तो बहुत बड़ी होती है ना। अब डिक्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीआरपीसी में जजमेंट्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी सीपीसी में होती हैं। फैक्ट्स एंड इशू बहुत सारे रहते हैं सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, हाँ 2 क्लॉज 10 जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आई है वो जजमेंट डेटर है, कर्जदार है वो डेटर है। उसके बाद आप आ जाइए एलआर पे, 2 क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीज इंसान की। और साथ में एक वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। इंटरमेडल्स का मतलब होता है इंटरफेयर करना। अब जब आप डिटेल में देखेंगे 2 क्लॉज 11 देन यू विल ऑब्वियसली डील विद इट इन great it holds great nuances to it and we just can't cater to it in such short span of time। तो बस आपको चीजें याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ प्री के लिए। उसके बाद आप आ जाइए 2 क्लॉज 12 पे जो बात करता है मीन प्रॉफिट्स की, कई लोग मेसली प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो मीन प्रॉफिट्स एक ऐसी चीज जो प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी थी, आप उसमें से रेंट खाते गए, आपने बहुत पैसा कमाया उसमें से, वो होनी मेरे पास चाहिए थी, या आप कमा सकते थे आपने कमाया नहीं, या मैंने क्रॉप लगाई होती है मेरे को उस क्रॉप से पैसा आता है आपने वो क्रॉप ही नहीं काटी, या मैं ये फसल उगाती हूँ हर साल आपने प्रॉपर्टी हड़प ली आपने वो फसल उगाई नहीं, जिसके कारण आपने सस्ती सी फसल उगा दी जिसके कारण मेरा घाटा हो गया। ये सारी चीजें मीन प्रॉफिट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो जिसको आप 2 क्लॉज 12 में देखेंगे। प्री के हिसाब से तो सिर्फ 2 क्लॉज 12 मतलब आई मीन द नंबर इज इंपॉर्टेंट। मेंस में हद से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है।
उसके बाद नेक्स्ट आप मार्क कर सकते हैं 2 क्लॉज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। 2 क्लॉज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सीआरपी आईपीसी में सेक्शन नंबर 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। देखो 2 + 2 4, 3 + 1 4, अपने आप को याद कराने जैसे मर्जी कराओ। तो 2 क्लॉज 13 इज मूवेबल एंड 22 इज मूवेबल। ठीक है। और कहां पे है मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड? वी विल सी इट इन 3 क्लॉज 36 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। मेरे को याद है यही था, 3 क्लॉज 36 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। और इसका रेफरेंस आप 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देख लोगे, और साथ में थोड़ा सा सेक्शन 3 टीपीए में भी। तो ये देखो हमने क्या क्या जोड़ दिया है एक सेकेंड में। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दिखी है हमें 213 में, हमने वहां से पकड़ लिया उसे, हम ले गए 3 क्लॉज 36 जीसी एक्ट पे, 22 आईपीसी पे, 2 क्लॉज 7 सोगा पे और 3 टीपीए पे। आई होप कंफ्यूज ना हो और समझ आ गया हो कि क्या बोल रही हूँ। एवरीवन प्लीज कंफर्म यहां तक, तभी मैं आगे चलूंगी। ओके परफेक्ट। फिर हम आ जाते हैं 2 क्लॉज, आपने मार्क कर लिया होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 2 क्लॉज 14। ऑर्डर हमने पहले देख लिया बट एक बार रीड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ 2 क्लॉज 15 प्लीडर जनरली वकील। इसका 2 क्लॉज 15 नाम याद रखना है आपको, 2 क्लॉज 15 में प्लीडर है। उसके बाद आ जाओ आप 2 क्लॉज 16 छोड़ सकते हैं, 2 क्लॉज 17 पे आ जाओ, पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर को आप रीड करोगे, पब्लिक ऑफिसर को आप रीड करोगे 2 क्लॉज 21। नो नो नो, आई थिंक सेक्शन 21, आई डोंट नो, वेट जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मेरे पास अपना बैरक नहीं था आज, मुझे एकदम से आज ही पता लगा कि दैट आई हैव टू टेक योर क्लासेस, अदरवाइज आई कीप माय बैरक अलोंग और उस पे सब कुछ लिख रखा है। मैं बहुत चीजें भूल जाती हूँ अभी। आप देख लेना आईपीसी में सेक्शन 21 है शायद, पब्लिक सर्वेंट का मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं लिखा है मेरे पास। एनीवे आप चेक करना, सेक्शन 21 है शायद आईपीसी का, जो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। जो हम सीपीसी में पढ़ते हैं टर्म वो है पब्लिक ऑफिसर, जो आईपीसी में पढ़ते हैं वो है पब्लिक सर्वेंट। तो इस दोनों का आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा पब्लिक ऑफिसर, वो है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है डन। दिस इज 2 क्लॉज 17 और वो सेक्शन होगा आप देख लेना। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट अप वी हैव 2 क्लॉज 18 हमने ऑलरेडी देख लिया है, 19 और 20 आप स्किप कर सकते हैं। फिर भी आप नजर जरूर मार लेना, मेरे कहने में बिल्कुल स्किप मत कर जाना, नजर मार लेना, बस एक बार पता हो, आंखों के सामने से निकला होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं, हिना आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, किस हद तक लगेगा, किस किस पे लगेगा, एप्लीकेबिलिटी की सारा देख लिया हमने। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 हमने देख लिया, डेफिनेशंस 3 पे आ गए। सेक्शन नंबर 3 बात करता है हायरार्की की, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। किसके बाद क्या? हाई कोर्ट सबसे पहले, उसके बाद है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वी हैव आवर हाई कोर्ट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड देन वी हैव आवर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। ये लिखा गया सेक्शन नंबर 3 में, ठीक है। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वैसे हमारे पास प्रिंसिपल जूनियर, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, उसके बाद जूनियर सिविल जज,
फिर उसके बाद स्मॉल कॉजेज कोर्ट रहता है जनरली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हायरार्की होगी सेक्शन 3 में दी गई है कि सब सबऑर्डिनेट होंगे, इसके फिर सबके आगे, ठीक है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होती क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स हैं, हुआ क्या था, बहुत छोटे मैटर्स लेने के लिए हमने स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स बना दी थी, हद से ज्यादा छोटे मैटर जो लेती थी। लेकिन एक फर्क आपको, एक चीज क्या याद रखनी थी, वो ये याद रखनी थी कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स ना इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मैटर्स नहीं ले सकती हैं, ठीक है, ना ही वो अरेस्ट के ऑर्डर्स दे सकती हैं। ये प्री में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा स्मॉल कॉजेज कोर्ट से मेजरली कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको सेक्शन नंबर याद रखने 7 and 8, रेड विद ऑर्डर 50 एंड ऑर्डर 51, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव सेक्शन नंबर 4। इसका जो सेक्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम है, मतलब सिमिलर है सेक्शन 5 आईपीसी से और सेक्शन 5 सीआरपीसी से। सेक्शन 4 ऑफ सीपीसी इज सिमिलर टू सेक्शन 5 आईपीसी एंड सेक्शन 5 सीआरपीसी, जो कहता है कि देखो यार, स्पेशल और लोकल लॉज विल ऑलवेज ओवरराइड, स्पेशल या लोकल लॉ हमेशा ओवरराइड करेंगे जनरल लॉ को, जिसके लिए हमारे पास एक लीगल मैक्सिम भी होती है। द लीगल मैक्सिम इज जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, ठीक है। जनरल लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड, सॉरी, स्पेशल लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल लॉ। स्पेशल लॉज पे, लोकल लॉज पे, या जिनका लोकल स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है या कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन अलॉट की गई है, वहां पे हमारा सीपीसी नहीं लगेगा। सेविंग्स क्लॉज है सेक्शन नंबर 4। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5 बोलता है रेवेन्यू के मैटर्स पे सीपीसी नहीं लगेगा, रेवेन्यू के मैटर्स पे सीपीसी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि इंटरट्वाइंड है, जिसमें रेवेन्यू का काम भी है और सिविल कोड का काम भी है, रेवेन्यू का काम भी है और सिविल का काम भी है, तो वो मैटर तो सिविल कोर्ट ही लेगी। ये वाला मैटर कौन लेगा, रेवेन्यू कोर्ट। जो सिर्फ प्योरली रेवेन्यू मैटर है ना, वो रेवेन्यू कोर्ट लेगा, प्योरली रेवेन्यू रेवेन्यू कोर्ट लेगा। लेकिन जिसमें मिक्सचर है वो सिविल कोर्ट लेगा। और जब सिविल कोर्ट ऐसा मैटर लेगा जिसमें दोनों का शैडो होगा, रेवेन्यू का भी और सिविल का भी, सिविल कोर्ट की शक्ल नहीं बदल जाएगी। सिविल कोर्ट, अब सोचो, मैं रेवेन्यू का मैटर भी ले रही हूं, दोनों चीजें मिक्स हैं, मैंने ले ली, मेरी शक्ल सिविल कोर्ट ही रहेगी, मैं रेवेन्यू कोर्ट नहीं बन जाऊंगी कि जी श्रद्धा ने तो अब रेवेन्यू का मैटर ले लिया। नहीं यार, वो मैटर मिक्स था, मैंने तभी लिया, ठीक है। सेक्शन 5 तक डन, बता दो एवरीवन, कंफर्म एवरीवन सो दैट आई कैन मूव अहेड। क्या हिना आपने नो किस बात, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हो गया, बता दो, चलो कंफर्म एवरीवन, डन। कैन वी मूव टू सेक्शन नंबर 6? ऑल राइट, अभिषेक, हिना, भरवी, तनीषा, परफेक्ट। सेक्शन 5 रिपीट कर दो, ओके रचा, डू दैट। सेक्शन 5 बोलता है रेवेन्यू के मैटर्स पे सीपीसी नहीं लगेगी। रेवेन्यू के लिए उनके पास अपने कोर्ट है, अपना कोड है, रेवेन्यू के लिए लॉ भी अलग है और कोर्ट्स भी अलग है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो रेवेन्यू और सिविल का मैटर मिक्स है, तब वो सिविल कोर्ट के पास चला जाएगा और सिविल कोर्ट की शक्ल सिविल कोर्ट वाली ही लगेगी। ये नहीं होगा कि सिविल कोर्ट ने रेवेन्यू का मैटर ले लिया तो वो रेवेन्यू कोर्ट बन गई, नहीं। बस ये बात कहता है रेवेन्यू मैटर्स पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, ये बात बोलता है सेक्शन 5। तनीषा, आया समझ रहे थे? यस। ओके, इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 6 पे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जुरिस्डिक्शन जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है। वी हैव पेक्यूनरी, वी हैव टेरिटोरियल एंड वी हैव सब्जेक्ट मैटर। तो आप देखो, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब पैसे से जुड़ी हुई, हमारा पूरा सीपीसी ना पैसे पे खेलता है। सेक्शन 6 बोलता है अपनी औकात
के बाहर नहीं जाना, एक कोर्ट को बोलता है सेक्शन 6। मेरी औकात है, मैं कोर्ट हूँ, मेरी औकात है कि मैं 1 लाख का केस ले सकती हूँ। औकात इज अ रॉन्ग वर्ड, बट ऑब्वियसली आई हैव टू पुट इट हियर। जैसे मैंने खुद को समझाया था वैसे आपको समझा रही हूँ। सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की जो बात कर रहा है, वो कहता है मेरी औकात है 1 लाख की है, चल मैं 1 लाख के केसेस मेरे पास लाओ सिर्फ। तो ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है कोर्ट की केसेस लेने की औकात। कहां तक, किस हद तक? सेक्शन 6। 5 तक हमने देख लिया था, 6 ये रहा। 7 और 8 जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं। 7 में है प्रोविंशियल वाला, 8 में है प्रेसिडेंसी वाला। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं टेरिटोरियल पे। टेरिटोरियल को ना एक सेक्शन में डालना मुश्किल है, बट मैं इसे फिर भी डाल दूंगी कि हाँ यार, वन जैसे 1 कह रहा था यहाँ नहीं लगना टेरिटरी, ठीक है। और 4 कह रहा है, 4 भी नहीं, मैं 4 में तो फिट नहीं कर पाऊंगी मैं। कर चलो रफली कर सकते हैं, 4 में, 5 में, 15 में रफली कर सकते हैं। टेरिटोरियल का एक सेक्शन नहीं बना पा रही हूं मैं, ठीक है। तो आप इसे टेक्निकली कल अगर 15 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद 15 में बताऊंगी क्या है आगे चल के। उसके बाद हमारे पास देखो, हमने देख लिया 9, 7, 8, उसके बाद बच गया 9। जो 9 है वो ये है, 6 पेक्यूनरी है, 9 सब्जेक्ट मैटर है। इसके लिए हमें देखना जरूरी है 9 कहता क्या है। ठीक है, 9 कहता है देखो, all matters of I don't know how does that work, how does it get spoiled every time. Okay, all suits of civil nature, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कौन से सूट लाने हैं, सीपीसी कहता है मेरे पास ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कौन से एरिया के लाने हैं, टेरिटरी। कितनी पैसे के लाने हैं, सेक्शन 6। सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 9 सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है। कह रहा है कि देखो मेरे पास सारे सूट्स ऑफ सिविल नेचर ले आओ। सवाल उठा है कि यार सिविल प्रोसीडिंग और सिविल नेचर, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? सवाल उठा है क्या सिविल प्रोसीडिंग और सिविल नेचर में कोई फर्क है क्या? तो हमारे पास एक केस आया, एक मिनट रुको, इट इज मार्थोमा वर्सेस पीएमए मेट्रोपॉलिटन। एमएम मार्थोमा वर्सेस पीएमए मेट्रोपॉलिटन। एमएम मार्थोमा, ये पूरा नाम है, सॉरी, एमएम मार्थोमा वर्सेस पीएमए मेट्रोपॉलिटन। इसने क्या करा, इसने ना दोनों में डिफरेंस बता दिया कि सिविल प्रोसीडिंग और सिविल नेचर में क्या फर्क है। बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने बोला देखो, इसने बोला देखो, कि जो सिविल नेचर है ना वो बड़ी टर्म है। इसने बोला जो सिविल नेचर है वो बड़ी टर्म है, सिविल प्रोसीडिंग उसका स्पीशी है। कैसे कहते हैं, जब इंसान की एक नेचर की बात करते हैं, उस नेचर में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सारी इनहेरेंट चीजें, सारा कुछ ले आते हैं। तो नेचर एक बड़ी चीज है, सिविल प्रोसीडिंग एक छोटी चीज है। तो पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएमआर थोमा में बोला गया कि यार देखो, हम सिविल नेचर एक बड़ी टर्म है, सिविल प्रोसीडिंग एक छोटी टर्म है। तो मतलब अगर हम सिविल नेचर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें सिविल प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेक्शन 9 कहता है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर ले आओ, तो मतलब बड़ी चीज ले आओ, छोटी वाली तो अपने आप आई जानी है बीच में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 9 सेज, व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। लेकिन साथ में लिखता है कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ बार्स हैं बेसिकली।
वो बार्स क्या हैं उनका एक चार्ट बना लो, सारी जिंदगी काम आएगा आप लोगों के। एक तरफ लिख दो एक्सप्रेस बार्स, इसी का मेन है वैसे, एक तरफ लिख दो इम्प्लाइड बार्स। एक्सप्रेस के अंदर सब चार्ट बना लो जिसके अंदर आप लिख दो बार्स जनरली, और इसमें आप लिख दो you can write on the other side bars to same suit. बार्स जनरली, बार्स टू सूट जनरली ऐसे लिख दो, और इस तरफ लिख लो बार्स टू सेम सूट। तो इम्प्लाइड पड़ा है यहाँ पे। तो आप देखो इसके अंदर बार्स टू सूट जनरली के अंदर आप क्या क्या डाल दोगे, आप इसके अंदर डाल दोगे सीपीसी के सारे बार्स, सीपीसी के जनरली सारे बार्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा सेक्शन नंबर 4, 5, 7, 8, ऑर्डर 50, ऑर्डर 51। 4 में लोकल लॉ लगेगा तो सीपीसी नहीं लगनी, 5 में रेवेन्यू कोड पे सीपीसी नहीं लगनी, स्मॉल कॉजेस कोड पे सीपीसी नहीं लगनी, स्मॉल कॉजेस कोड, स्मॉल कॉजेस कोड, स्मॉल कॉजेस कोड। तो ये बार जनरली बार, जनरल बार है सीपीसी के ऊपर कि तुमने यहाँ नहीं लगना। और अब बात आती है बार टू द सेम सूट, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास है सेक्शन 10, 11 और 12 सीपीसी का। 9 तक हमने देख लिया है, मैं आपको 10, 11, 12 पे लाने के लिए मैंने आपको चार्ट बनवाया, ठीक है। बार्स टू सूट जनरली 4, 5, 7, 8, ऑर्डर 50 और 51। बार्स टू सेम सूट 10, 11, 12। उसके बाद आती है इंप्लाइड बार्स की। इंप्लाइड बार्स में आपके पास आ जाएंगे सारे जनरल चीजें जो कहीं लिखी नहीं गई हैं बट होती हैं, जो कहीं स्पेशली लिखी नहीं गई हैं बट होती हैं, जिसमें आप डाल सकते हैं जैसे कि पब्लिक पॉलिसी को लेके बार्स, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी को लेके कोई बार है, बाउंड्री के मैटर, बाउंड्री वाले पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को लेके हैं, ये वाले मैटर्स के ऊपर बार है सीपीसी का, इनके ऊपर सीपीसी नहीं लग रही है। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी को लेके होते हैं, उन पे हम सीपीसी नहीं लगाते हैं। वो कहाँ कहा गया है, वो इंप्लाइड है, कहीं लिखा नहीं गया बट इंप्लाइड है कि नहीं लगनी यार सीपीसी, ठीक है। यहां तक बताओ मुझे समझ आया रजे? ओके, आ जाओ आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 देख लिया था, बार देख लिए थे। सेक्शन 9 की ना एक स्कीम है, उस सेक्शन 9 की स्कीम को प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट इट डाउन। सेक्शन 9 में से ना प्री में और मेंस में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं हद से ज्यादा, आपको बस वो याद करना है, AWRPGAL, छोटा सा साइड पे लिखना, AWRPGAL DVAMBCHOR। हेडिंग डाल लो इसकी, चाहे सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इसकी हेडिंग है AWRPGALDVAMBCHOR। तो इसको जैसे मर्जी याद रख लो, आपको रट्टे मारना है बस इस लाइन के, मुझे नहीं पता, बस आपको मारना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। जहां से मैं पढ़ रही थी उन्होंने बोला था आवारा पागल दीवाना, जो बड़े यू में कॉल इट, और एमबी चोर।
कुछ भी आप कर सकते हैं अपने लिए, आपको अपने लिए करना ऑब्वियसली. माइट साउंड फनी बट इट्स नॉट. ऑलराइट. ओके, तो आप देखो इन सबके ना कोई फुल फॉर्म है. वो जब हम फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो हमारे को सेक्शन 9 के ढेर सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे. यहां पे लिख लो एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी, डब्ल्यू पे लिखो राइट टू वर्शिप, एरियर्स ऑफ सैलरी, डब्ल्यू पे लिखो राइट टू वर्शिप, आर पे लिखो रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन, टी पे लिखो प्रॉपर्टी, जीएल, जीएल पे लिखो कॉन्जुगल राइट्स, बाद में समझाऊंगी क्या है, लिख लो पहले. डी पे लिख लो डेक्लरेशन ऑफ डैमेजेस ऑफ कास्ट, declaration of damages of caste, for caste आना है, I'm sorry, for caste. नेक्स्ट आप आ जाओ वी पे, देखो राइट टू वोट, राइट टू वोट. ए पे लिख दो अकाउंट्स या एरियर्स ऑफ रेंट, एम पे लिख लो मैरिज, बी पे लिख लो बेरियल, बेरियल, सी पे लिख लो एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, एच पे लिख लो हायरार्की, ओ से लिख लो ऑफिस और आर से लिख लो रेंट. हाँ गुड. मुझे लिख के बताओ प्लीज अभी, मैं तभी आगे चलूं. ठीक है, कंफर्म करना. ओके परफेक्ट. ठीक है, आ जाओ. तो होता क्या है पेपर में, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग या इज राइट टू वर्शिप या इज राइट टू रिलीजियस प्रोसेशन आर एरियर्स ऑफ सैलरी, accounts are arrears of rent, is right to marriage, is right to vote, are these suits of civil nature. पी जाओ कि ये वाले सारे सूट्स ऑफ सिविल नेचर हैं. पर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्री मेंस जिस मर्जी स्टेट में आना ही आना है. ठीक है, मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और प्री में भी आते हैं.
ठीक है, अब हमारे पास आता है व्हाट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर. नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ये भी प्री का क्वेश्चन ही है. अगर वो है कि क्या सूट ऑफ सिविल नेचर है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. इसमें आप लिख दो चार वर्ड, चार लेटर्स, चार अल्फाबेट, CRDV. CRDV. टी में आप लिखो कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन. वो आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाके बोलते हो सर बोलना जरा इसे, मैं ब्राह्मण हूं. कोर्ट कहेगा शट अप, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, दिस इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, डोंट कम टू मी. ये रहा कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद बचता है हमारे पास आर. आर में आ जाएगा रिचुअल्स. सर इस मंदिर में पूजा होनी चाहिए कि आरती, ये मतलब ये वाली इस तरह से पूजा होनी चाहिए कि इस तरह से, चढ़ावा किस चीज का चढ़ना चाहिए सर. रिचुअल्स को लेके आप कोर्ट में नहीं जाओगे, ये सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाता है. नेक्स्ट अप वी हैव डी, डिग्निटी एंड ऑनर. डिग्निटी एंड ऑनर, एक रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु थे वो, तो वो बोलते थे कि मुझे ना हमेशा प्लानक्विन जो होता है पालकी में लेके जाया जाए जहां पे भी लेके जाना है. ठीक है, तो वो उनका डिग्निटी का मैटर था, इसको भी माना गया था दिस इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर. इट वाज समथिंग रिलेटेड टू, नाम बहुत फनी सा था उसका, मुझे इसलिए याद है कि इट वाज वर्सेस तोतड़ स्वामी, कुछ ऐसे करके था. आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द सूट ऑफ द दिस केस. डिग्निटी एंड ऑनर वाला केस था, तोतड़ स्वामी करके था कुछ. और वी से अपने पास लास्ट चीज जो बचती है, इट इज रिकवरी ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग्स. रिकवरी ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग्स. मेरे को लगा था कि मैं ऊपर ऊपर से करा दूंगी और आपके 30 सेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन हम टेस्ट सेक्शंस पे थोड़ा अंदर चले गए हैं, इसलिए 30 तो नहीं हो पाएंगे. और आई एम लिटिल टायर्ड आल्सो बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग, आई एम डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सो आई थिंक आई एंड द क्लास इन नेक्स्ट 5 सेकंड. वैसे भी 4 बजे तक ही है ना, राइट? तो कुछ भी नहीं बचा, 13 मिनट ही बचे हैं, दैट्स फाइन. मेरे को लगा भी 1 घंटा पड़ा है, आधा पौना घंटा. ठीक है, आई डू रिकवरी ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग्स. तो ये 4 चीजें अगर आपको पेपर में दिख जाएं कि क्या ये सूट्स ऑफ सिविल नेचर है, द आंसर इज नो. डन? इज इट डन? इसकी आप एक्सप्लेनेशन 1 भी एक बार खुद देखना, रीड कर लेना, कुछ नहीं है उसमें खास, जस्ट गो थ्रू इट वंस. ओके, रिचुअल्स की एग्जांपल मैंने बताया तो नारियल चढ़ा, सर यहाँ पे वाइन चढ़ानी चाहिए क्या, जैसे क्रिश्चियंस में चढ़ती है. ठीक है, जैसे दरगाह पे कुछ और चढ़ता है, गुरुद्वारा में कुछ और चढ़ता है, मंदिरों में और चढ़ता है, तो हर जगह अलग अलग चीज चल रही है. क्या उसके रिचुअल सर इस मंदिर में ऐसे नहीं ऐसे पूजा होनी चाहिए, क्या इस चीज को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, इसको कंटेंट कर सकते हो कोर्ट में जाके? कोर्ट कहेगा नहीं, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है ही नहीं, ये प्योरली रिलीजियस मैटर है, और रिलीजियस मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता. आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे ना सेक्शन नंबर 9 की, यू विल फाइंड द सेम थिंग जो मैंने आपको भी बोली है. एक्सप्लेनेशन 1. ठीक है, कैन वी मूव अहेड नाउ एवरीवन? अभिषेक, भरवी, तनीषा, आप लोग बता दीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड. ओके, ओके. अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 पे. सेक्शन नंबर 10 बात करता है स्टे ऑफ सूट, जो जिसको हम रेस जुडिकाटा के नाम से देखते हैं, सॉरी रेस सबजुडिस के नाम से देखते हैं, आई एम सॉरी. है ना? स्टे ऑफ सूट का क्या मतलब है? ऑब्वियसली स्टे ऑफ सूट का मतलब है रोक लगा देना, है ना? हेडिंग देखो सेक्शन 10 की क्या है, हेडिंग है सेक्शन 10 की स्टे ऑफ सूट.
पर हम इसे रेस सब्जुडिस कैसे बोल देते हैं, ये मेरा सवाल था। When I was studying, मैंने इसको बोला इसको नाम कैसे दे दिया, क्योंकि सेक्शन 11 में नाम दिया गया रेस जुडिकाटा तो हम बोलते हैं। सेक्शन 10 में नाम नहीं दिया गया, पूरे बैरक में रेस सब्जुडिस नाम की चीज नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। ऐसा कैसे? तो स्टे में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रेस सब्जुडिस। स्टे की जब बात करी जाती है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी रेस सब्जुडिस, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया रेस सब्जुडिस। आता क्या क्या है ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए लिख लो, ठीक है। स्टे ऑफ सूट में पहला तो आ जाता है सेक्शन 10 जो हम देख रहे हैं, रेस सब्जुडिस। सेकंड आ जाएगा ऑर्डर 30 रूल 2, जब देखेंगे ऑर्डर तो आप पाएंगे। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर 32 रूल 10, और आएगा ऑर्डर 35 रूल 3, और फिर हमारे पास कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है 151। ये सारे स्टे में आ जाती हैं चीजें। पहला तो सेक्शन 10 खुद जो रेस सब्जुडिस जिसको हम पढ़ लेते हैं, है ना, उसमें स्टे की बात करी गई है, और स्टे की बात ऑर्डर 30 रूल 2 पार्टनरशिप वाले में करी गई है, और माइनर वाले में भी करी गई है स्टे की बात कि कब स्टे लगा दिया जाएगा, जब तक नया माइनर अपॉइंट, नया बंदा नहीं अपॉइंट हो जाता। वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें कवर की गई थी इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 35 रूल 3 में भी आप लोग हम लोग स्टे लगा देते हैं, ठीक है, इंटरप्रीटर सूट वाले केस में कब लगाया जाएगा वहां जाके देखेंगे, और सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कि वो स्टे लगा सकता है। ये सारी चीजें स्टे को लेकर डील केटर करती हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रेस सब्जुडिस जिसको हम अभी देखने वाले हैं। मतलब आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रेस सब्जुडिस क्यों कहा जाता है, बाकी हर बुक में इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही मिलेंगे आपको। तो यू बस बेसिकली अगर यहाँ पे भी सूट फाइल कर दिया, वहां पे भी सूट फाइल कर दिया, तो पहले वाली कोर्ट अपना डिसीजन देगी, दूसरी वाली कोर्ट को रोक दिया जाता है, बस दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, प्रियो मेंजो हर जगह आता है। रेस जुडिकाटा बेसिकली वंस तीन लीगल मैगजीन से बेस्ड है रेस जुडिकाटा, जिसमें से प्री का क्वेश्चन आता है। मेंस में भी अगर आप लिखते हो तो आपको मैगजीन तो लिखनी ही पड़ती हैं, ठीक है। वो मैगजीन्स क्या है? सबसे पहले रेस, नहीं रुको, मुझे एक वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, नेमो दैट बिस वेक्सारी प्रो una et एडम कॉसा। तो स्पेलिंग का कुछ नहीं होता, आपको बस लिखाना, दैट्स इट। EADEM, एडम कॉसा, और ये क्यू की जगह सी डाल लेना वैसे। नेमो दैट बिस वेक्सारी प्रो una et एडम कॉसा। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट रिपब्लिके उत सित फिनिस लिथियम। फिर थर्ड लिख लीजिए रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। नेमो दैट बिस्वेक्सारी प्रो una et एडम कॉसा। इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनिस लिथियम रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर। इसका मतलब है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर वी शुड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एज फाइनल। एक बार कोर्ट ने केस को डिसाइड कर लिया, जुडिएट कर दिया, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज फाइनल। इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनिस लिथियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड, फिनिश करना चाहिए लिटिगेशन को, ठीक है।
Nemo that bis vexari pro una tadam causa. एक cause के ऊपर no person should be vexed twice. Vexari vexed twice for the same cause of action. एक इंसान को एक बार दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए वैक्स नहीं करना. इसको हम आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपार्डी. अगर आपने कहीं सुना हो कि एक इंसान को एक कॉज ऑफ एक्शन को दोबारा वैक्स नहीं कर सकते. ये 3 लीगल मैगजीन के ऊपर हमारा पूरा प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बेस्ड है. रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनिस लिथियम में नेमो दैट बिस वेक्सारी प्रो उना तदम कॉसा. ठीक है, तो आई थिंक रेस जुडिकाटा का मतलब आप लोग जानते हैं. अगर सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन लेके मे दैट बी डायरेक्टली इन इशू और सब्सटैंशियल इशू कोर्ट में चल जाती हैं, एक बार हो गया, एक बार हार गई हैं, दोबारा चली गई हैं, तो वी डोंट अलाउ दैट. हम उसे प्रमोट नहीं करते. ऐसे सूट्स के ऊपर हम रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन लगा देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, और वो सूट को हम पार कर देते हैं. वी डू नॉट अलाउ दैट पर्सन टू कम टू द कोर्ट अगेन इफ योर सूट हैज ऑलरेडी बीन, योर रेस हैज ऑलरेडी बीन जुडिकेटेड एट जज. एक सूट ऑलरेडी आपका डिसाइड हो चुका है, यू आर नॉट सपोज्ड टू कम टू द कोर्ट अगेन with the same suit. So I hope this class was helpful for you all. I will end the class here. ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए कि समझ आया जहां तक मैंने पढ़ाया, so that I can just obviously tell myself that okay I was able to explain. Also for a fact मुझे एक और चीज पूछनी है, बतानी है. जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूंगी. आप लोग को ये ना लगे कि मैं बीच में छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज टाइम हो गया है एंड आई हैव टू लीव. तो मैं नेक्स्ट क्लास जब भी मुझे मिलती है एडजस्टमेंट लेक्चर, तो उसमें मैं अपना सीपीसी आगे करा दूंगी आप लोगों को. Works fine with you all? Okay. No problem, Tanisha. I am here for the same. Thank you very much for being so kind. All right, everyone. Take care of yourselves. I'll see you guys soon. Take care of yourself. Bye. I'll sign off.